हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेक्शन 12 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम करने वाले हैं। लास्ट तक हमने सेक्शन 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम सेक्शन 12 पे बात करने वाले हैं। सेक्शन 12 ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट विच इज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी या बॉडीली फीलिंग, इन तीन चीजों की अगर वो एग्जिस्टेंस बता रहा हो तो उसे हम रेलेवेंट मान लेंगे। स्टेट ऑफ माइंड हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दी हुई है, जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल। ये 7 एलिमेंट्स हो गए। टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट वो स्टेट ऑफ माइंड हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है, वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। और अगर हम ये भी साबित कर पाए, ये हम इसकी एविडेंस दे पाए कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग हमारी क्या थी, वो सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती है। जब ये प्रूव करना रहे वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच माइंड और बॉडीली फीलिंग इज इन इशू और रेलेवेंट, अगर वो इशू में हो या वो रेलेवेंट हो। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग, इन तीन चीजों की रेलेवेंसी की यहाँ बात हो रही है, ना कि इशू ऑफ फैक्ट के रेलेवेंसी की। इशू ऑफ फैक्ट और रेलेवेंट इश्यूज जो होते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स जो होते हैं, इशू ऑफ फैक्ट और रेलेवेंट फैक्ट्स जो होते हैं, उन चीजों को यहाँ पे प्रूफ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे फैक्ट शो किया जा रहा है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग, इन तीन चीजों के लिए। बिकॉज स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो किसी पर्सन का, वो खुद वो पर्सन ही बता सकता है कि उसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड थी। हम ऐसे देख के या किसी फिजिकल फैक्ट से ये अंदाजा नहीं लगा सकते। ऑल्दो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिससे हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, उस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड ऐसी रही होगी, बट इन जनरल हम किसी भी पर्सन का इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल या गुडविल, ये सारी चीजें हम नहीं पता लगा सकते हैं। स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग के साथ भी यही चीज होती है। किसी के भी स्टेट ऑफ बॉडी या उसकी बॉडीली फीलिंग सिर्फ वो पर्सन बता सकता है कि उसकी बॉडी की क्या हेल्थ रही होगी, या उसकी बॉडी वो किस दशा में थी उस वक्त जब ये क्राइम कमिट हुआ, या पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में हमें जो चीज प्रूव करनी है। इसीलिए सेक्शन 12 में हम सिर्फ उस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग को प्रूव करते हैं, ना कि इशू ऑफ फैक्ट या रेलेवेंट फैक्ट को। पहला एक्सप्लेनेशन, a fact is that a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists। ये प्रूव करना जरूरी है कि जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जनरली नहीं एग्जिस्ट करता था, वो किसी पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमें किसी की स्टेट ऑफ माइंड इस तरह से प्रूव करनी है कि की पर्सन ए की इंटेंशन थी बी को मारने के लिए, तो उसकी जो इंटेंशन थी वो हम जनरल इंटेंशन की यहाँ रेलेवेंसी नहीं शो कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन में जब तक वो नहीं रहेगा तब तक हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है, बट वेयर अपॉन द ट्रायल, जब ट्रायल चल रहा हो किसी पर्सन एक्यूज का जिसने कोई ऑफेंस करा है, तो प्रीवियस कमीशन, अगर उसने प्रीवियसली कभी कोई क्राइम कमिट किया है, प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, उसने कहीं अगर कन्विक्ट हुआ है, तो सच पर्सन शैल ऑल्सो बी रेलिवेंट। तो उसका स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग प्रूव करने के लिए हम उसके प्रीवियस कन्विक्शन को भी रेलेवेंट यहाँ पे मानेंगे। जनरल रूल ये है कि प्रीवियस कन्विक्शन को कोर्ट नहीं देखती है, बिकॉज प्रीवियस कन्विक्शन जो होता है वो प्रिजुडाइज कर सकता है किसी जज के माइंड को फॉर गिविंग द जजमेंट। दैट्स व्हाई प्रीवियस कन्विक्शन आर नॉट जनरली रेलेवेंट। बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रीवियस कन्विक्शन का ये मतलब होता है कि वो पर्सन हैबिचुअल है, हो सकता है ये चीज। और जो हैबिचुअल कंडीशन होती है उसमें ये नेसेसरी हो जाता है कि किसी पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को समझना, बिकॉज हैबिचुअल का ये मतलब हो सकता है कि मे बी दैट पर्सन इज नॉट कमिटिंग द क्राइम एक्सीडेंटली, और ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उसकी इंटेंशन थी वहां पे क्राइम करने की। अब इसके इलस्ट्रेशन से हम ये बातें समझेंगे। पहला इलस्ट्रेशन हमें नॉलेज की बात करता है कि एक एक्यूज्ड है फॉर रिसीविंग स्टोलन गुड्स। देखिए, स्टोलन गुड्स अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसमें हम उसके इंटेंशन को देखेंगे या उसकी नॉलेज को देखेंगे, नोइंग देम। और अगर वो पर्सन स्टोलन गुड्स रिसीव कर रहा था और उसके पास ये नॉलेज थी कि वो गुड्स स्टोलन है, इट इज प्रूव्ड दैट ही वाज इन पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। फैक्ट यहाँ ये है कि एट द सेम टाइम ही वाज इन पोजीशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स। जब वो इंसान पकड़ाया स्टोलन गुड्स के साथ, तो ये फैक्ट देखा गया कि उसके पास अदर स्टोलन गुड्स भी प्रेजेंट थे वहां पे, तो वो सारे स्टोलन आर्टिकल्स रेलेवेंट हो जाते हैं।
बिकॉज ये यहाँ पे शो किया जा सकता है कि दैट ही न्यू ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ ही वाज इन पोजीशन टू बी स्टोलन। बिकॉज बहुत सारे स्टोलन आर्टिकल्स अगर एक ही पर्सन के पास फाउंड किए जा रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि उसे या तो नॉलेज थी या उसकी ये इंटेंशन रही होगी। ये एक्सीडेंटली तो नहीं हो सकता कि बार बार स्टोलन आर्टिकल उस पर्सन के पास पाए जाएं। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसके नॉलेज की। सेकेंड इलस्ट्रेशन में भी नॉलेज की बात कही गई है। ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफिट करेंसी which at the time when he delivered it he knew it to be counterfeit। जब एक पर्सन ने करेंसी को डिलीवर किया तो उसे पता थी कि वो जो करेंसी है वो काउंटरफिट करेंसी है। और फैक्ट ये देखा जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी, डिलीवरी के वक्त ए के पास कई सारे ऐसे अदर करेंसी थे जो कि काउंटरफिट थे। तो ये सारी बातें रेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि उस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड को ये चीज दर्शा रहा है कि हाँ ही हैज नॉलेज ऑफ दैट, द फैक्ट दैट ए हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। और फैक्ट ये पाया गया कि वो पर्सन प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका था काउंटरफिट करेंसी कॉइन्स को डिलीवर करने के लिए। नोइंग इट टू बी काउंटरफिट ये रेलेवेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्यों रेलेवेंट हो जाएगा? क्योंकि उसकी जो है ये हैबिचुअल नेचर है या वो प्रीवियसली जो कन्विक्ट हो चुका है ये उसके नॉलेज की या फिर इंटेंशन की उसकी प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा दे रहा है। A sues B for damages done by a dog of B which B knew to be ferocious। B को पता है कि हाँ मेरा डॉग एक फेरोशियस डॉग है। The fact that the dog had previously bitten, इस केस में भी डॉग ने प्रीवियसली बिट किया मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर है। X, Y and Z and they had made complaints। बी के डॉग ने ऑलरेडी एक्स वाई एंड जेड को बिट किया है और इन तीनों लोगों ने बी को कंप्लेन भी किया है। तो ये यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है शोइंग द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बी। The question is whether A, the acceptor of bill of exchange, knew that the name of payee was fictitious। ये सवाल उठा क्या A को पता था कि payee जो है वो fictitious है? तो the fact that A had accepted other bills drawn in the same manner, फैक्ट ये पाया गया कि ए ने बिल्स एक्सेप्ट किए हैं इन द सेम मैनर बिफोर दे कुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द पे इफ द पे हैड बीन अ रियल पर्सन। तो ये रेलेवेंट हो जाएगा एज शोइंग ए न्यू दैट द पेई वाज अ फिक्शियस पर्सन। बार बार आप अगर एक ही काम कर रहे हैं तो ये प्रूव होता है कि हाँ आपको नॉलेज थी उस चीज की कि पेई वाज अ फिक्शियस पर्सन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब इस इलस्ट्रेशन में इलविल की बात की हुई है। ये भी स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है किसी पर्सन का। इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में हुआ ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी by publishing an imputation intended to harm the reputation of B। तो the fact of previous publication, ये फैक्ट पाया जा रहा है प्रीवियस पब्लिकेशन का बाय ए रिस्पेक्टिंग बी शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए टुवर्ड्स बी। ए एक्यूज्ड है बी को डिफेम करने के लिए और प्रीवियस पब्लिकेशन में ये पाया गया कि हाँ ए ने पहले भी ये चीज किया हुआ है तो ये इल विल शो कर रहा है टुवर्ड्स बी, इल विल ऑफ ए टुवर्ड्स बी। तो ये रेलेवेंट हो जाएगा एज प्रूविंग एज इंटेंशन, जो ए की इंटेंशन को प्रूव कर रहा है कि हाँ वो बी की रेपुटेशन हार्म करना चाहता था। और द फैक्ट दैट देयर वाज नो प्रीवियस क्वारल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं था and that A repeated the matter complained of as he heard are relevant as showing A did not intend to harm the reputation of B। अगर ये फैक्ट पाया जाता है कि A और B के बीच तो कोई झगड़ा ही नहीं है तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा कि A की इंटेंशन शो कर रहा है कि नहीं उसकी तो कोई ऐसी इंटेंशन थी नहीं कि वो B को हार्म कर सके। तो सारा खेल यहाँ पे इलविल और इंटेंशन का है। A is sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent। ए ने बी को फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट ए ने बी को सू किया क्योंकि बी ने सी को ये ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि सी वाज सॉल्वेंट whereby B being induced to trust C who was insolvent suffered loss। although C एक insolvent person था उसके वजह से A को लॉस हो गया। तो फैक्ट ये पाया गया एट द टाइम व्हेन A represented C to be solvent C was supposed to be solvent। तब ये पता चला कि हाँ जब सी को रिप्रेजेंट किया गया था एज अ सॉल्वेंट पर्सन हाँ वो सच में सॉल्वेंट था, उसके नेबर्स ने ये बात कही एंड बाई पर्सन डीलिंग विद हिम इज रेलेवेंट। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक गुड फेथ पाई जा रही है दैट कि ए ने ये बात जो रिप्रेजेंट की थी कि हाँ सी सॉल्वेंट है वो गुड फेथ में कही थी। सॉरी या एफ वाले क्लॉज में ए ने नहीं बी सू को किया था, बी ने ए को सू किया। बी ने ए को सू किया फॉर फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है कि ए ने सी के बारे में झूठ कहा था बी से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन।
A is sued by B for the piece of work done by B upon a house of which A is owner by order of C a contractor. C यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, A को सू कर दिया है B ने. A का ये डिफेंस है that B's contract was with C. A का ये डिफेंस है B का कॉन्ट्रैक्ट तो C के साथ था, C एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है. तो फैक्ट ये है कि A पेड C, A ने C को पैसे दिए फॉर द वर्क इन क्वेश्चन. जो भी यहाँ पे वर्क को लेके जो इन लोगों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है उसे A ने पे करा था C को, एज प्रूविंग दैट A डिड इन गुड फेथ. और A ने गुड फेथ में पैसे दिए उसे. मेक ओवर टू C's मैनेजमेंट ऑफ द वर्क इन क्वेश्चन so that C was in position to contract with B on C's own account and not as agent for A. ठीक है, तो वो C जो है वो खुद के अकाउंट पर काम कर रहा था, एजेंट नहीं था वो A का, इसलिए A गुड फेथ में है यहाँ पे और A बच जाएगा. A is accused of dishonest misappropriation of property. ठीक है, A पर ये आरोप लगा है कि उसने डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट किया है which he had found. और क्वेश्चन ये उठा कि क्या उसने अप्रोप्रिएट किया है. जब वो व्हेन ही एप्रोप्रिएटेड इट, वो इस गुड फेथ में बिलीव कर रहा था दैट द रियल ओनर कुड नॉट बी फाउंड. जब उसने एप्रोप्रिएट किया प्रॉपर्टी तो ये गुड फेथ में वो बिलीव कर रहा था कि रियल ओनर नहीं फाउंड किया जा सकता है. और फैक्ट यहाँ ये है कि पब्लिक नोटिस ऑफ द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ए ने ऑलरेडी ये चीज लगा दिया था कि हाँ पब्लिक नोटिस लगा दिया गया है कि प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो चुकी है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुई है in the place where A was irrelevant, as showing that A did not in good faith believe that the real owner of property could be found. तो ये देखा जा सकता है कि हाँ A को तो गुड फेथ में लग रहा है कि उसका प्रॉपर्टी का ओनर मिल ही नहीं सकता है. तो द फैक्ट दैट A knew या फिर उसके पास रीजन टू बिलीव था that notice was given fraudulently by C has who heard of the loss of the property and wished to set up a false claim to it is relevant, as showing that fact that A knew of the notice did not disprove A's good faith. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. A is charged with shooting at B. A पर ये चार्ज लगाया गया कि उसने B को शूट करा है with intent to kill him. In order to show that A की इंटेंशन यहाँ पे शो करने के लिए A ने प्रीवियसली B को शूट किया था, इसको प्रूफ किया जा सकता है. क्योंकि यहाँ पे हैबिचुअल ऑफेंडर्स की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंटेंशन की बात हो रही है. A पर चार्ज लगा कि उसने B को किल किया और ये प्रूफ किया जा चुका है कि एक इंटेंशन को शो किया जा चुका है कि हाँ प्रीवियसली उसने शूट किया था बी पे. तो यहाँ उसकी स्टेट ऑफ माइंड दिखाई जा रही है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा. ए इज चार्ज विद सेंडिंग थ्रेटनिंग लेटर्स टू बी. ए ने बी को थ्रेटनिंग लेटर्स भेजे हैं. थ्रेटनिंग लेटर्स प्रीवियसली सेंट बाय ए टू बी में बी प्रूव्ड. तो प्रीवियसली उसने अगर थ्रेटनिंग लेटर्स एक बार और पहले भेजा था बी को तो वो भी चीजें प्रूव की जा सकती है उसके इंटेंशन को शो करने के लिए. क्वेश्चन ये है वेदर ए हैज बीन गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स बी. क्या ए क्रुएल्टी करता था बी अपनी वाइफ पर. तो एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, उन दोनों का आपस में एक दूसरे के लिए कैसी फीलिंग थी शॉर्टली बिफोर या जस्ट पहले या जस्ट आफ्टर द क्रुएल्टी, ये सारी चीजें रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये बात फीलिंग शो कर रही है कि ए और बी के बीच में कैसी फीलिंग थी. द क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ वाज कॉज्ड बाय पॉइजन. क्वेश्चन ये उठा क्या ए की डेथ पॉइजन से हुई है. ए ने ये स्टेटमेंट दिया ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स आर रेलेवेंट. ए ने जो भी स्टेटमेंट दिया है अपनी इलनेस को लेकर वो सारे सिम्टम्स यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगे. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. तो एल इलस्ट्रेशन में हमने क्या देखा, ये इसमें हमने बॉडीली फीलिंग देखी है क्योंकि इलनेस की बात हो रही है ना, सिम्टम्स से रिलेटेड हम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये रेलेवेंट यहाँ पे हो रहा है. तो ये बॉडीली फीलिंग की बात हो रही है. इलस्ट्रेशन एम में भी हम बॉडीली फीलिंग की बात कर रहे हैं. बॉडीली फीलिंग कह सकते हैं या स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में. क्वेश्चन ये उठा व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ. एज की हेल्थ कैसी थी एट द टाइम जब अश्योरेंस ऑन हिज लाइफ वाज अफेक्टेड. स्टेटमेंट मेड बाय ए एज टू स्टेट ऑफ हिज हेल्थ एट और नियर द टाइम क्वेश्चन आर रेलेवेंट. जब अश्योरेंस ऑन हिज लाइफ, जब अश्योरेंस के लिए लाइफ अश्योरेंस के लिए अफेक्ट किया गया, हेल्थ के बारे में पूछा गया, तो ए ने जो भी स्टेटमेंट दिया वो सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि वो उसकी बॉडीली फीलिंग या फिर बॉडी को दर्शा रहा है, स्टेट ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है.
ए सूज बी, नेग्लिजेंसी के लिए ए ने बी को सू करा इन प्रोवाइडिंग हिम विथ फॉर अ कार फॉर अ हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज, whereby ए वाज इंजर्ड। ए ने बी पर ये लांछन लगाया है, मतलब उसे सू करा है सिर्फ नेग्लिजेंस के लिए कि उसने जो मुझे कार दिया था वो फिट नहीं था यूज करने के लिए और मुझे उससे इंजरी हो गई है। तो फैक्ट ये है दैट बीज अटेंशन वाज ड्रॉन ऑन अदर ओकेजन्स टू द डिफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर कार इज रेलेवेंट। तो ये फैक्ट कि बी को पहले से ही कुछ कुछ ओकेजन पे बताया गया था या उसकी अटेंशन लाई गई थी इस बात पर कि हाँ कार की कंडीशन सही नहीं है, तो ये इस जगह पर वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। द फैक्ट दैट बी वॉज हैबिचुअली नेग्लिजेंट, और ये एक फैक्ट है कि बी हैबिचुअली नेग्लिजेंट था, वो अपनी चीजों का या अपने कार्स का ध्यान नहीं रखता था, हैबिचुअल था। बट ये इररेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, वो हैबिचुअल था लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसने यहाँ पे नेग्लिजेंसी करी है, क्योंकि उसके स्टेट ऑफ माइंड, उसके इंटेंशन को नहीं प्रूव किया जा सकता यहाँ पे। ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेथ, ठीक है। ए को ट्राई किया गया बी के मर्डर के लिए बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन्स, दूसरे ओकेजन्स पर भी ए ने बी पर गोली चलाई थी, ये बात रेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि ये फैक्ट उसकी इंटेंशन शो कर रहा है कि हाँ वो शूट करना चाहता था बी को। फैक्ट दैट ए वॉज इन हैबिट ऑफ शूटिंग पीपल, अब नेक्स्ट बात ये उठ गई कि हाँ ए तो हैबिट में था, ए हैबिचुअल था लोगों को शूट करने के लिए, तो यहाँ पे इंटेंशन नहीं प्रूव किया जा सकेगा क्योंकि एक हैबिट होना, हैबिट का ये मतलब नहीं अगर हम बी को मार रहे हैं सी को मार रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम ए को भी मारना चाहेंगे, क्योंकि हैबिट यहाँ पे मेरे इंटेंशन को शो नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन अगर हम ये प्रूव कर देते कि प्रीवियस कन्विक्शन उसे ए से ही रिलेटेड हुआ था कि ए को अगर ग्रीवियस हर्ट के लिए उसने इन ग्रीवियस हर्ट किया था या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर वो एक बार कर चुका है ए का, तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ उसे मर्डर के लिए प्रीवियसली उसका जो भी एक्ट रहा है वो यहाँ पे रेलेवेंट हो सकता है। बट इन द प्रेजेंट केस यहाँ हैबिट की बात हो रही है, तो हैबिचुअल शूटर्स को इररेलेवेंट मान लिया जाएगा, ये वाले फैक्ट को नहीं माना जा सकता है। ए इज ट्राइड फॉर अ क्राइम, ठीक है। फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम इज रेलेवेंट। फैक्ट ये है कि ही सेड समथिंग जो कि इंडिकेट कर रहा है उसकी इंटेंशन को कि हाँ वो पर्टिकुलर क्राइम करना चाहता है, तो एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया। और अगर कोई और फैक्ट ले हम कि उसने ये बात कही कि समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजिशन, वो जनरली ऐसा लगता है उसकी बातों से कि हाँ वो क्राइम कमिट करना चाहता है, पर ये इररेलेवेंट हो जाएगा। आपको कुछ याद आया यहाँ जनरल डिस्पोजिशन से हम कहाँ पे जा रहे हैं? हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। एक्सप्लेनेशन 1 में ये बात कही गई थी पर्टिकुलर मैटर के बारे में कि जनरली अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो जनरल एग्जिस्टेंस को हम नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वो पर्टिकुलरली एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको रेलेवेंट मानेंगे। वही है यहाँ लास्ट इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेनेशन 2 की बात हो रही है। अब सेक्शन 13 का देखते हैं। सेक्शन 13 फैक्ट बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल या इंटेंशनल। जब ये फैक्ट हमें प्रूव करना है कि जो वो एक्ट हो रहा है क्या वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या वो एक्ट एक्सीडेंटल था या इंसिडेंटल था, ठीक है। एक्सीडेंटल या इंटेंशनल, एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि अनहोनी, वो अचानक से हो गई, मुझे पता नहीं था उस बारे में। और इंटेंशनल का मतलब मैंने आशापूर्ण या जानबूझकर मैंने वो काम करा है या फिर किसी पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन से वो काम करा है। तो ऐसे फैक्ट जो फॉर्म किए गए हैं ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस पे हम लोग देखेंगे कि क्या सिमिलरली अकर हुआ था ये चीज, इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न इज रेलेवेंट। अगर वो सिमिलर अकरेंस वहां पे हो रहा है तो ये फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे, उसकी इंटेंशन शो करेगा। तब बार बार अगर एक ही चीज हो रही है तो वो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, तब तो इंटेंशन होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज इंश्योर्ड, ठीक है। ए ने घर का इंश्योरेंस कराया और उस पर ये इल्जाम लगाया कि हाँ उसने अपने घर को जला के इंश्योरेंस मनी क्लेम किया है। तो फैक्ट ये है कि ए कई सारे घरों में रह चुका है सक्सेसिवली और वो सारे घर का इंश्योरेंस करवाता था और जहां पे आग लग जाती थी और उसके बाद उसे पेमेंट मिल जाता था डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज से।
तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो इंटेंशन शो कर रहा है कि फायर एक्सीडेंटल नहीं है, यहाँ पे एक्सीडेंट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बार बार किसी एक ही पर्सन के घर में आग लग रही है और उस घर का हमेशा इंश्योरेंस रहता है और इंश्योरेंस का पैसा उस पर्सन को मिल जा रहा है, तो ये फैक्ट एक्सीडेंटल नहीं है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए इज एम्प्लॉयड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ बी, इट इज एज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन द बुक। ठीक है, ए एम्प्लॉय हुआ है कि उसे मनी लेना है बी के डेटर्स से, और उसकी ये ड्यूटी है कि वो सारी चीजें एंट्री रिकॉर्ड करेगा, वो अपनी डायरी में लिखेगा, शोइंग द अमाउंट ही रिसीव्ड। ओके, he makes an entry showing that on a particular occasion he received less than he really did receive। पाया गया कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन में उसने, अगर वो 100 रुपए पाया है बी से, तो उसने लिख दिया कि वो सिर्फ 50 रुपए ही पाया है। क्वेश्चन इज वेदर दिस फॉल्स एंट्री वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। ये सवाल उठा कि क्या उसने गलती से लिखा उसमें है या फिर इंटेंशनली लिखा है कि उसने सिर्फ 50 रुपए पाए हैं। तो फैक्ट ये है कि अदर एंट्रीज, जो भी ए ने अदर एंट्रीज की थी उस बुक में, वो सारे के सारे फॉल्स हैं, एंड दैट द फॉल्स एंट्री इज इन ईच केस इन फेवर ऑफ ए। सारे की सारी एंट्री फॉल्स है और सारे ए के ही फेवर में। ए को हमेशा ज्यादा पैसे मिले हैं और उसने कम ही लिखा है, तो ये कहीं से भी इंटेंशनल एक्सीडेंटल तो नहीं लग रहा है, तो ये सारे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन सी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू बी अ काउंटरफिट करेंसी नोट। करेंसी, उसने काउंटरफिट करेंसी फ्रॉडुलेंटली डिलीवर किया है बी को। क्वेश्चन ये है कि क्या डिलीवरी जो है वो एक्सीडेंटल है। तो फैक्ट ये है कि सून बिफोर, जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर द डिलीवरी टू बी, ए ने डिलीवर किया था काउंटरफिट करेंसी नोट सी, डी और ई, इन तीनों को भी। तो ये सारी बातें रेलेवेंट हो जाती है ये शो करने के लिए कि बी को उसने जो पैसे दिए वो एक्सीडेंटल तो नहीं है, क्योंकि उसने जस्ट पहले सी को भी पैसे दिए, डी को भी दिए, ई को भी दिए, सबको काउंटरफिट करेंसी दिया उन्होंने उसने। तो ये शो कर रहा है कि बी को दिया हुआ पैसा एक्सीडेंटल नहीं है, इंटेंशनल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सेक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। अब कोर्स ऑफ बिजनेस की एग्जिस्टेंस कब रेलेवेंट हो जाती है, जब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या पर्टिकुलर एक्ट जो किया गया है वो एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो नेचुरली किया जा रहा है या नेचुरली होता है उस बिजनेस में, वो सारे फैक्ट यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट बन जाएंगे। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये उठा कि क्या पर्टिकुलर लेटर जो है वो डिस्पैच हुआ था। तो फैक्ट ये है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सारे लेटर्स जो होते हैं वो सर्टन प्लेस में रखे जाते हैं और कैरी किए जाते हैं सर्टन पोस्ट के द्वारा, और पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रेलेवेंट। तो फैक्ट यहाँ पे ये था कि क्या लेटर को डिस्पैच किया गया है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिन जगहों पर लेटर्स रखा जाता है, जिस जगह से पोस्ट किया जाता है, उस जगह पे ये लेटर आया तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस ही हुआ है और वो बात रेलेवेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ये है, क्वेश्चन उठा वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, क्या जो पर्टिकुलर लेटर था वो ए के पास पहुंचा। फैक्ट ये है कि ये पोस्ट किया गया उस लेटर को इन ड्यू कोर्स, जिस हिसाब से जिस तरह से एक लेटर पोस्ट किया जाता है नॉर्मल प्रोसेस जो होती है उस तरह से हमने लेटर पोस्ट किया है, और वो रिटर्न नहीं आया है कि रिटर्न, जैसे लेटर ऑफिस जो होता है, अगर हम कोई लेटर पोस्ट करते हैं उस पर हम टिकट चिपकाते हैं फिर पोस्ट कर देते हैं, तो अगर हम टिकट नहीं चिपकाएंगे या कुछ उसमें फॉल्ट रहता है, जैसे एड्रेस हमने नहीं लिखा है या कोई गलती होती है, तो वो लेटर वो वापस आ जाता है वहां से। इस पर्टिकुलर केस में लेटर तो रिटर्न हुआ ही नहीं ऑफिस को, तो ये फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा ये शो करने के लिए कि ड्यू कोर्स में वो फैक्ट हुआ था, क्योंकि नेचुरली ये माना जा रहा है। तो ये मान लिया जाएगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में कि हाँ वो लेटर ए तक पहुंचा है, दैट लेटर हैज बीन रीच्ड टू ए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एडमिशन से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियोज। थैंक यू।